लिविंग वर्ल्ड। अब होता क्या है बेटा कि कोई भी अगर बायोलॉजी का में आता है, एडमिशन लेता है, तो उसको पहला चैप्टर जो सीखना चाहिए मेरी बदौलत, दैट इज सेल। एक तो सेल पढ़ना चाहिए, सेल क्या है और बायोकेमिस्ट्री क्या है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स क्या है और सेल डिवीजन क्या है। इतना वो बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद उसको ये जानना चाहिए कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, और उसी के बाद उसको आगे बढ़ना चाहिए फॉर फर्दर लर्निंग ऑफ फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, वो कोई भी चैप्टर्स हो सकता है, वो एनवायरमेंट के भी हो सकते हैं, और जेनेटिक्स के भी हो सकते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत ही एडवांस है। जब तक आपको ये सब नहीं पता चलेगा, यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट द अदर चैप्टर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड विद द 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया, कुछ मॉर्फोलॉजी की टर्म्स आ गई, तो आपको वो नहीं पता चलेगी। इसलिए लिविंग वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज देखने की कि भाई बायोलॉजी है क्या, एक्चुअल में व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, तो कोई भी फ्रेशर आता है तो उसको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है लिविंग वर्ल्ड। अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि जितना जरूरी है ये चीज सबको आनी चाहिए। ठीक है, कुछ फील्ड जैसे टेक्सोनॉमी की फील्ड है तो अभी मर रही है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेक्सोनॉमी, दे आर इंटरेस्टेड इन बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन जब शुरुआत हुई थी वो टेक्सोनॉमी से हुई थी। फ्लोरा ऑफ गुजरात, फ्लोरा ऑफ विद्यानगर, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ वर्ल्ड लिखा गया था। ठीक है, तब उसमें सारी डिटेल्स डाली गई थी, तो लोगों ने बहुत मेहनत की। सो लिविंग वर्ल्ड अगर हमें देखना है तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी लिखेंगे। पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी इज ऑफ टू वर्ड, बायोस एंड लोगोस। स्टडी ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो अगर आप लाइफ की स्टडी कर रहे हो मतलब कि आप बायोलॉजी सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड, पूरा यूनिट ही है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, लेकिन इसके अंदर हम 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। देखिए, उसे मेनली 3 चैप्टर्स को एक साथ लेते हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो जब लिविंग वर्ल्ड है उसमें ये समझना है लिविंग नॉन लिविंग चीज में क्या डिफरेंस है। दूसरी, हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको बोल सकते हैं, मतलब ये जिंदा है तो उसका क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी बदौलत वो जिंदा है। जैसे आप जिंदा और बॉटल को मैं लिविंग नहीं बोल सकती, व्हाई? तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज है लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, अप्रोक्सीमेट, बहुत ज्यादा भी, कितने तो ढूंढे ही नहीं गए। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी बेटा, लेकिन उसको नाम कैसे देना? व्हाट इज नोमेनक्लेचर, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस सर ने ऐसी तो क्या चीज की थी कि पूरी दुनिया में बदलाव आ गया था। ठीक है, और किस तरीके से आप उसका क्लासिफिकेशन करोगे। हाउ यू कैन क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म तो ढेर सारे हैं बेटा, लेकिन उसको कैसे क्लासिफाई करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीशीज और देयर फैमिली और जीनस और किंगडम और ऑर्डर। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में कैसे उसको डिवाइड करोगे इन डिफरेंट, नीचे से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक। समझो ये सारी चीजें। और लास्ट में ये चीज भी देखनी है बेटा कि इन सबको स्टडी करने के लिए व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक टूल्स। मतलब आपको किसकी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म को आपको सर्च करना है, सपोज मैंने एक स्पीशीज यहाँ पे ढूंढी, ठीक है, मैंग्रोव की कोई स्पीशीज ढूंढी, तो ये स्पीशीज मैं ढूंढ के कैसे उसको पब्लिश करूंगी, कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं कोई प्लांट की स्पीशीज ढूंढती हूँ बेटा तो उसके लिए मुझे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाना पड़ता है, जो कि पुणे में है, और कलकत्ता में BSI। प्लांट मैंने सर्च किया, उनको मुझे या तो फोटो देना पड़ता है या डिटेल देनी पड़ती है या मुझे हर्बेरियम देना पड़ता है। तो हर्बेरियम कैसे बनता है, टैक्सोनॉमिकल फीस क्या होती है, टूल्स, म्यूजियम क्या होता है, जू क्या होता है, कहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म को रखते हो, कैसे उसको अलग कंडीशन में रख के इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर द टैक्सोनॉमी। कोई भी स्टडी कैसे करना है इन शॉर्ट, तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में मिलेगी। इन सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको क्या मिलेगा बेटा? बिटे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन तो पहले से ढेर सारे लोग करते ही आए, लेकिन किस तरीके से, कौन से बेसिस के ऊपर
ऊपर मेनली 5 किंगडम पढ़े थे विटिकर क्लासिफिकेशन। तो उसमें आपको प्रोटिस्टा भी समझना, मोनेरा समझो, फंगस समझो, प्लांट समझो, किंगडम, एनिमल किंगडम समझो। फिर वो सारे किंगडम समझते समझते आखिर प्लांट किंगडम अलग है और एनिमल किंगडम अलग है। प्लांट किंगडम में आपको एल्गी का नाम सुना होगा। एल्गी कैसे आई, कितने टाइप की एल्गी, कौन सी फैमिली, कौन से पिगमेंट्स, कौन सा यूज। वे बाहर जो जाते हैं, ट्रैवलर्स करते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो बाहर जाते हैं, वो भी एल्गी को खाने की तरह ले जाते हैं क्योंकि वो लाइट वेट होती है और ग्रो कर सकती है। तो ये सारी आइसक्रीम्स, जेलीज, जेली मीडियम सब बनता है, अगारोस जेल सब एल्गी से बनता है। उसका इंपॉर्टेंस। प्रोटिस्टा क्या करता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा? ऐसे प्रोटिस्टा दुनिया में है, डायटम्स, जो डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं, पूरे ओशन के नीचे पड़े हुए हैं। उसको कैसे यूज कर सकते हैं? यूग्लिना क्या है, यूग्लिनोइड्स क्या है, डाइफ्लैगेलेट्स क्या है, स्लाइम मोल्ड्स क्या है, फंगस क्या है, दुनिया की फंगस। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप बिरयानी में भी फंगस डाल के खाते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप फंगस खाते हो, आप मशरूम खाते हो। वो सब चीजें क्या है? ठीक है, हम रहते इस दुनिया में हैं बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड आपको उस दुनिया की पहचान कराएगा। समझ लो। चलो कुछ क्वेश्चन लिखे जाए। First question, what is biology? What is biology? Its branches, types and father. ठीक है, बायोलॉजी क्या है, उसके कौन से ब्रांचेस है, उसके कौन से टाइप्स है, कौन से फादर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, define life and living and non-living organism. Living organism and non-living organism. Define life, living organism and non-living organism. Next question. List out the common conventional features for giving भी लिख सकते हो, for explaining भी लिख सकते हैं। Giving और explaining the difference between living and non-living। ऐसे कुछ कन्वेंशनल फीचर्स बेटा जो लिविंग और नॉन लिविंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका डिफरेंस को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स which are being added along with the conventional features, which have been added along with the conventional features to demarcate living and non-living organism. To demarcate living and non-living organism. मतलब ऊपर कन्वेंशनल फीचर्स लिखने हैं और दूसरे एडवांस फॉर्म में कौन से ऐड हुए पीछे से, जो कि ये बताते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। तो उसके साथ के नाम लिखिए, which are being added along with the conventional features. लिख दिया बेटा तुमने? लिख दिया नहीं है ना? Okay. Then next question, what is growth and give two twin characteristics, twin twin
growth. One important question. Two twin characteristic of growth. Next question. Give the types of growth along with the example. Along with the example. Along with the example. Next question. Give the example showing. Give the example showing that growth and reproduction. That growth and reproduction are all exclusive property of living organism. देखते हैं बेटा, growth and reproduction are all exclusive property of living organism. Then next question. Why growth is not an defining property? Why growth is not a defining property of a living organism? नीचे एक क्वेश्चन लिखा मैं भूल गई. What is defining property? ये तो पता मुझे. What is defining property of an organism? What is defining property of an organism? ठीक है, इतना लिखते हैं बेटा, फिर दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे. अब ग्रोथ एकदम सिंपल सा है, बाकी वजह से उसको पढ़ते ही नहीं, पर इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिख दो. व्हाट आर द एग्जांपल शोइंग द ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स. Growth in non-living things. Growth in non-living things. ठीक है बेटा, चलो पढ़ेंगे. Now, living world says biology. mainly यहाँ bios or logos, that is life and study. So simply study of life. लेकिन दो डेफिनेशन है बुक के अंदर. there are two definition of biology. एक तो आप बायोलॉजी की ये डेफिनेशन डाल सकते हो बेटा कि स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. The story of study of life on the earth. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. दूसरी चीज स्टडी ऑफ या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ. समझ रहे हो बेटा? या तो लाइफ ऑन द अर्थ की स्टडी, उसकी जो स्टोरी होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी, या तो फिर जो इवोल्यूशन हुआ है लाइफ का अर्थ के ऊपर उसकी स्टडी को भी आप बोल सकते हो बायोलॉजी. सिंपली यू कैन से स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज बायोलॉजी. पर ये लाइफ है क्या? इन योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट यू आर सीइंग लिविंग थिंग्स आल्सो एंड नॉन लिविंग. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, हैबिटेट्स देखते हो बेटा. There are different extraordinary habitats. एक घोड़े को भी देखते हो, गैलोपिंग हॉर्स को भी देखते हो, वॉक करती शार्क को भी देखते हो, एकदम उसका जबड़ा एकदम खुला हुआ होता है. ब्लूमिंग फ्लावर्स देखते हो, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में. ब्यूटीफुल सिनेरियो देखते हो सारा. उगता हुआ सूरज देखते हो, ढलता हुआ सूरज देखते हो.
चांद देखते हो, तारे देखते हो। And lots of different living organisms occurring in different habitats. कोई एकदम हॉट स्प्रिंग जैसे हैबिटेट भी होते, कोई डेजर्ट्स भी होते, कोई फॉरेस्ट भी होते, कोई ओशियन भी होता है, कोई रिवर भी होता है, कोई लगून्स भी होते हैं। समझ लो, there are varieties of habitats and varieties of diversity of organism. लेकिन what is biology? Study of the. अब बायोलॉजी को स्टडी करना है बेटा तो उसको अलग अलग फील्ड में डिवाइड करना पड़ेगा. सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन द बायोलॉजी. ठीक है, एक को बोलते हैं बॉटनी, ठीक है, एक को बोलते हैं जूलॉजी, मेन ब्रांचेस की बात करें, एक को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. समझ रहे हो बेटा? दीज आर द मेन ब्रांचेस. अलग अलग और भी ब्रांचेस हैं, टेक्सोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स. जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ गया तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी लेना पड़ता. बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद ऑल इंस्ट्रूमेंट, नए नए एडवांस बायोरिएक्टर के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. समझ रहे हो? तो ये सारी फील्ड तो बाद में आई, लेकिन मेन जो फील्ड है दैट इज बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ये पहले प्योर सब्जेक्ट हुआ करते थे बेटा, लोग इसको पढ़ते थे प्योर सब्जेक्ट. धीरे धीरे एडवांस सब्जेक्ट आने लगे. सो बॉटनी क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ प्लांट्स. अगर आप प्लांट की स्टडी कर रहे हो तो दैट इज नोन एज बॉटनी. अगर आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, कोई भी एनिमल हो सकता है बेटा, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है. ठीक है, दे मे बी यूकैरियोट्स और दे मे बी प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी. ठीक है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. And microbiology, study of living organism, and that is very tiny micro. So study of microorganism. ठीक है, पूरा लिखो. Microorganism. Microorganism मतलब छोटे जो we can't see with our naked eyes. उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. ठीक है, तो एक बेसिक स्टूडेंट जो बायोलॉजी में एंट्री लेता है बहुत सारे सपनों के साथ, तो उसको यहाँ से पढ़ाया जाता है. भाई साहब देखिए, प्लांट की भी स्टडी होती है, एनिमल की भी स्टडी होती है, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी. आप कोई भी फील्ड में आगे काम कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है. बॉटनी के पिता, मतलब हर एक के पिता होते, अपने भी तो पिता होते हैं ना, मतलब फादर. ठीक है, कहीं से हम आए, मतलब फादर तो थे, तो ये हमारे वी गेट द एक्स वाई फ्रॉम अवर फादर. क्योंकि लड़की लड़की में हम नहीं आ सकते, दैट इज अ नेचर. तो साइड से वाले फादर तो चाहिए, तो इनके भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ होगा कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. तो बॉटनी के फादर थे थियोफ्रास्टिस. क्या नाम था भाई साहब का? थियोफ्रास्टिस. थियोफ्रास्टिस को मैं दादा बोलती हूँ. आपको जो बोलना है बोल सकते हो, दादा, मामा, काका. मैं इनको दादा मानती हूँ बिकॉज मुझे आज जो भी प्लांट का रिसर्च मैं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ थियोफ्रास्टिस. समझिए. फिर जूलॉजी आई बेटा. अब जूलॉजी के दादा जो थे, वो दादा जिसको मैं मानती हूँ दैट इज एरिस्टोटल. कौन थे? एरिस्टोटल. नाम तो सुना होगा. जैसे वो शाहरुख खान कैसे बोलते हैं, नाम तो सुना होगा. ऐसे एरिस्टोटल भी बोलते हैं, नाम तो सुना होगा. बिकॉज ये सिर्फ अकेले जूलॉजी के नहीं थे बेटा, वो एम्ब्रियोलॉजी से भी कनेक्टेड थे. समझ रहे हो? सो ही वाज नॉट ओनली द फादर ऑफ जूलॉजी, उसके साथ एम्ब्रियोलॉजी के भी पिता थे. और मैं इनको क्यों मानती हूँ बेटा? क्योंकि मैंने खुद ने एनाटॉमी पे काम किया. एनाटॉमी के जो मेन करता था कैथरीन ईसाव, लेकिन वो कैथरीन ईसाव ने भी एक बेस माना था एम्ब्रियोलॉजी, मतलब एम्ब्रियो की स्टडी प्लांट्स के अंदर. आपने पढ़ा होगा. हाँ, बाकी तो एम्ब्रियोलॉजी जो रहता है वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसकी स्टडी तो एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है. लेकिन इन जनरल एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको एम्ब्रियोलॉजी. तो ये भी एक फील्ड निकली, पर मेन ब्रांचेस ये थी बेटा. इसमें से फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फिर बॉटनी में तो ढेर सारी फील्ड है बेटा. हॉर्टिकल्चर, अभी तो बहुत सारी एग्रीकल्चर,
तो ये सारी फील्ड आने लगी। ठीक है, अभी तो फ्लावर की भी स्टडी होती है। ठीक है, तो अलग अलग फिर आप ये भी कर सकते हो पैलिएंटोलॉजी, समझ रहे हो, प्रोसेस की स्टडी। तो ये सब ब्रांचेस आने लगी, लेकिन पहली जो थी ये 3। तो एरिस्टोटल पता चल गया बेटा, फादर ऑफ जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में काम तो 2 साइंटिस्ट ने किया था, शायद नाम सुना होगा। एक भाई साहब थे लुईस पैस्चर, पैस्चराइजेशन का आपने सुना होगा, वो भाई साहब ने किया था। लेकिन फादर इज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता है ल्यूवेनहॉक। अब आपको ल्यूवेनहॉक का नाम सुना होगा आपने। ल्यूवेनहॉक जो थे सबसे पहला किसने शोधा था? रॉबर्ट हुक ने एक ओक के पेड़ के अंदर उसकी छाल निकाल के उसके अंदर जो दीवार थी वो किसकी डिपोजिशन थी? सेलुलोज। कौन सा कंटेंट था? सुबेरीन। एक्सीलेंट क्वेश्चन है नीट का कि जब रॉबर्ट हुक ने दुनिया का डेड सेल ढूंढा तो बार्क में जनरली लिग्निन होता है, लेकिन उसने जो ढूंढा वो सुबेरीन। सुबेरीन वाज द कंटेंट प्रेजेंट इन द क्वार्कस ट्री। ओक का नाम है क्वार्कस। ठीक है, यहाँ पे नहीं, वहां पे था जहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कर दिया। और ये भाई साहब ने बैक्टीरिया मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की शोध की, एनिमल सेल की। एनिमल क्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनिमल क्यूल, छोटा सा बैक्टीरिया। तो दैट वाज ग्लूगल। माइक्रोस्कोप भी किया था भाई साहब ने। ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप, अभी का माइक्रोस्कोप दैट इज एडवांस, दैट इज 10 सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज के माइक्रोस्कोप एडवांस है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, पोलर ग्रेन्स की जो स्टडी करते हैं दैट इज फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। फिर मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, ये नाम भी नहीं सुने, इतने एडवांस। पर रॉबर्ट हुक के पास सादा सिंपल सा कांच वाला जो था, उसने उसकी स्टडी में पहला सेल इन्वेंट हुआ था। और आज ह्यूमंस ने इतनी सारी टेक्नोलॉजी बना दी बेटा कि आज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, 3 डायमेंशनल व्यू जब देखना होता है एट दैट टाइम स्टीरियो माइक्रोस्कोप समझ। तो इतना एडवांस आ गए, लेकिन शुरुआत तो ये सब फादर की बदौलत, समझ रहे हो। फादर ने तो बच्चे करते हैं, बच्चे कितने बच्चे करेंगे, इंडिपेंडेंट तो बच्चे समझ रहे हो। सो वी हैव बीन डूइंग अवर रिसर्च इन दिस फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दोस फादर्स, समझ रहे हो। तो ये इनकी डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू द बुक। ठीक है, और ये हाँ एक और क्वेश्चन मैं अच्छा वाला बता देती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डार्विन का नाम सुना है क्या किसी ने? डार्विन, ठीक है, डार्विन सर का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इन केस ऑफ इवोल्यूशन। जब स्पीशीज नई नई आई, ह्यूगो द ब्रिस का बहुत अच्छा रहा है, लेमार्क का बहुत ही अच्छा है, हालांकि वो तुक्के मारते थे बट लेमार्क भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी इवोल्यूशन के बेस पे थियरी आई। राहुल और करीना को पता है कि ऐसी बहुत सारी थियरी आई थी। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट, एक बंदा ऐसा था which was known as the Darwinian of the 20th century and the name was Ernest Mayr। ये क्वेश्चन रीड का क्वेश्चन है बेटा। ये पूछा था कि कौन सा ऐसे भाई साहब हैं, दादा को नहीं बोल सकते, भाई साहब बोलने का, ऐसे कौन से भैया हैं कि जिन्होंने which are known as Darwinian of 20th century, इसको 20th century के डार्विनियन कहा जाता है। ठीक है, देखो इतना नहीं तो